मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नेम को अगर देखें, मायोकार्डियल, मायोकार्डियम किसे कहते हैं? मसल ऑफ द हार्ट। मायो मीन्स मसल, कार्डियम मीन्स हार्ट। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इन्फार्क्शन का मसल है टिश्यू की डिस्ट्रक्शन, टिश्यू का नेक्रोसिस, टिश्यू की डेथ। किसकी वजह से? ब्लड सप्लाई की इंटरप्शन की वजह से। ठीक है, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है ना, हार्ट अटैक इसका सेकंड नेम है। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई जब हार्ट की मसल्स को कम हो जाती है, उसकी मेन रीज़न क्या है? ब्लड सप्लाई कम होने की हार्ट के मसल्स को, वो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए अगर उस वेसल्स की, उसकी वजह से होता है। सही है, जब एथेरोस्क्लेरोटिक या एथेरोमेटस प्लेग जो है वो, जब वो हट जाए, वो जब आर्टरी में जाता है तो वो जो है उसके ऊपर थ्रोम्बस बन जाता है। थ्रोम्बस जब बन जाता है तो उस जगह पे रुक जाता है, आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। जब आर्टरी को ब्लॉक कर देगा तो ब्लड सप्लाई हार्ट के मसल्स को नहीं मिलेगी। कोरोनरी आर्टरी में जब होगा तो नहीं मिलेगी ब्लड सप्लाई हार्ट के मसल्स को, जिसकी वजह से टिश्यू डेथ हो सकती है। टिश्यू डेथ दो टाइप्स की होती है। अगर छोटी सी जगह ब्लॉक हुई है, थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई अगर है, तो जो अंदर की तरफ जो टिश्यूज है, आर्टरीज देखें ऊपर से गई हुई है, हार्ट के ऊपर से गई हुई है ना, तो हार्ट के ऊपर तो थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई उसे मिल रही होगी, लेकिन अंदर की तरफ जो सब एंडोकार्डियम वाली जगह है उधर ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, तो उधर के टिश्यूज डेथ हो सकते हैं। अगर कंप्लीट आर्टरी ब्लॉक हो गई है इस प्लेग की वजह से, तो फिर क्या होगा? फिर ऊपर वाले टिश्यूज को भी, सुपरफिशियल टिश्यूज और अंदर की तरफ के टिश्यूज दोनों को नहीं मिलेगी, तो ट्रांसम्यूरल इसे बोलते हैं, ट्रांसम्यूरल निक्रोसिस, मतलब ट्रांसम्यूरल डेथ होगी टिश्यूज की। तो दो किस्म के हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एक है सब एंडोकार्डियल इंफार्क्शन, एक होता है ट्रांसम्यूरल इंफार्क्शन। ट्रांसम्यूरल इंफार्क्शन जो है जिसमें थ्रू आउट द जो विड्थ है हार्ट की, वो सारे के सारे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। सही है, तो सारी लेयर्स इसमें डैमेज हो जाती है। इसमें ईसीजी अगर देखें तो STEMI होता है, ST एलिवेशन होती है इसमें। ST सेगमेंट जो होता है ईसीजी का वो एलिवेट होता है, ऊपर की तरफ की होता है। जबकि जो सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन होती है, जिसमें सिर्फ अंदर की तरफ थोड़े से टिश्यूज हार्ट के डैमेज हुए हैं, उसमें जो है ईसीजी डिप्रेस्ड होता है। उसको कहते हैं NSTEMI, मतलब नन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, तो ये मैंने जनरल ओवरव्यू दे दिया। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जो है 30% मोर्टेलिटी रेट है, मतलब अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, उनमें से 30% जो है मर सकते हैं, और ज्यादातर जो डेथ्स होती है वो हॉस्पिटल लेकर जाने से पहले ही हो जाती है। सही हो गया। ऐसे लोगों जिनको एंजाइना के सिम्टम्स हो, चेस्ट पेन हो, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, या एरिथमिया की हिस्ट्री हो, वो ज्यादा प्रोन होते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के। ज्यादा पेशेंट्स जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के होते हैं, हार्ट अटैक वाले, उनको ये इनमें से कुछ ना कुछ ज्यादातर हुआ होता है। सही है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गए? सबसे पहले तो वो जब आपके पास अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसको सबसे पहले चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन जो होगा क्रशिंग टाइप का होगा, उससे लगेगा कि मेरे ऊपर कोई हाथी खड़ा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा बोझ है उसके चेस्ट के ऊपर। ठीक है, वो पेन जो होगा साथ ही साथ रेडिएट हो सकता है नेक में, जॉ की साइड पे, लेफ्ट साइड स्पेसिफिकली, आर्म की तरफ, लेफ्ट आर्म की तरफ, और साथ ही साथ बैक में भी जा सकता है ये। इसके साथ जो है सवेयर होता है ये बहुत। एंजाइना पेक्टोरिस के जो होते हैं सिम्टम्स वही होते हैं, लेकिन सवेयर होते हैं उससे। सही हो गया। एंजाइना पेक्टोरिस किसी को हो स्टेबल ज्यादातर, उसमें जो है नाइट्रोग्लिसरीन हम दे देते हैं, जो कि वैसोडाइलेटर है, वो ब्लड सप्लाई वापस ज्यादा कर देता है, लेकिन वो इसमें काम नहीं करता। सही हो गया। बाज लोगों में 1 आउट ऑफ 3 पेशेंट्स को सिम्टम्स आते ही नहीं है, और उनकी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाती है, मसल्स डैमेज हो जाते हैं हार्ट के, लेकिन उनको सिम्टम्स नहीं आते। वो ज्यादातर कौन से पेशेंट्स होते हैं? ऑपरेशन के बाद वाले पेशेंट्स, एल्डरली हो गए, डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, वुमेन हो गई। ये जो पेशेंट्स हैं, इनमें ज्यादातर सिम्टम्स नहीं आते। और क्या क्या सिम्टम्स आते हो सकते हैं? एक तो चेस्ट पेन हो गया, इसके अलावा डिस्पनिया हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग, वीकनेस, फैटीग हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, उसको लगता है बस मैं मरने लगा हूँ, और सिंकोपी, बेहोश, बेहोश भी हो सकता है वो बंदा। इसके अलावा सडन कार्डियक डेथ भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से हो सकती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से। वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा तेज बीटिंग करना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट बीटिंग, जिसकी वजह से
सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। डायग्नोसिस इसकी कैसे होगी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट की? मैंने बताया था कि एंजाइना, स्पेसिफिकली अनस्टेबल एंजाइना, उसमें क्या होता था, एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो जाता, साथ ही साथ टी वेव भी इन्वर्जन हो जाती थी उसकी। इसी तरह जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है इसमें भी एनएसटीएमआई में भी क्या होता है, एसटी वेव डिप्रेस हो जाती है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या था, मैंने बताया था कि इंजाइम्स, ट्रोपोनिन इंजाइम्स हो गए, सीकेएमबी इंजाइम्स चेक करते हैं, अगर वो ज्यादा हुए मतलब हार्ट की इंजरी हुई है। तो सबसे पहले ईसीजी, ईसीजी में पीक टी वेव्स हो सकती है, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड भी हो सकता है, डिप्रेस भी हो सकता है। एलिवेटेड हुआ तो ट्रांसम्यूरल इंजरी होगा, सही होगा। डिप्रेस हुआ तो सब एंडोकार्डियल इंजरी होगी, सही हो गया। पीक टी वेव जो कि बहुत एक्यूट स्टेज में होता है, जैसे ही उसे हुआ उसी टाइम होगा। टी वेव इन्वर्जन जो है वो भी हो सकती है। इसके अलावा क्यू वेव्स जो होती है, क्यू वेव्स वो भी आ सकती है बीच में। क्यू वेव्स अगर आ जाए तो बताता है कि हार्ट के जो मसल्स हैं वो निक्रोसिस में चले गए, निक्रोसिस में काफ़ी टाइम बाद जाते हैं, तकरीबन आवर्स लग जाते हैं, तो क्यू वेव्स लेट आती है, सही हो गया। तो ईसीजी अगर आप लेट कराए तो उसमें क्यू वेव्स भी आपको नजर आ सकते हैं। तो या तो एस टी एलिवेशन होगी, डिप्रेशन होगी, टी वेव्स या पीक हो गए या इन्वर्स हो गए, और क्यू वेव्स भी आ सकती है। तो डायग्नोसिस ईसीजी से पता चल सकता है, सही हो गया। एस टी सेगमेंट एलिवेशन इन्फार्क्ट, जिसको ट्रांसम्यूरल कहते हैं, इंटायर थिकनेस ऑफ वॉल जो होती है वो उसमें हो जाती है इन्वॉल्व। सब एंडोकार्डियल इनर वन थर्ड या वन हाफ ऑफ वॉल हो सकती है। इसके सिम्टम्स अपर अनस्टेबल एंजाइना की तरह इसकी भी ईसीजी हो सकती है। तो इसमें कार्डियक एंजाइम्स हम चेक करते हैं, वही ट्रोपोनिन टी और सीकेएमबी। कार्डियक एंजाइम्स की इन्होंने वही बात की है, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, गोल्ड स्टैंडर्ड सॉरी डायग्नोसिस है। तो कौन से एंजाइम्स, ट्रोपोनिन एंड सीकेएमबी, क्रेटिन काइनेज एमबी, सही है। तो ट्रोपोनिन में जो एंजाइम है ट्रोपोनिन आई और टी, ये जो है जब इंजरी होती है चेस्ट के वो हार्ट के मसल्स को, तो उसके 3 to 5 आवर्स के अंदर अंदर जो है ये ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, सही हो गया। और तकरीबन 5 to 14 डेज तक ये ब्लड में रहते हैं। पीक कब पहुंचती है इनकी, 24 आवर से लेके 48 आवर्स के दरमियान ये पीक लेवल पे होती है। तो इस टाइम अगर आप ब्लड टेस्ट कराए तो आपको सही सेंसिटिविटी देगा, मतलब आपको सही से बताएगा कि इसको ये मसला है। ट्रोपोनिन आई लेवल जो है वो रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स में भी एलिवेट हुए होते हैं। तो आप जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ट्रोपोनिन आई के लेवल को चेक करें, क्योंकि हार्ट के पेशेंट में देखें 3 to 5 आवर्स में ज़्यादा होने शुरू हो जाती है, पीक का पहुंचती है 24 to 48 आवर्स, मतलब वक्त के साथ साथ ज़्यादा हो रही है। अगर रीनल फेलियर का पेशेंट है उसमें ज़्यादा तो होगे लेकिन एक ही लेवल पे होगे। अगर हार्ट का पेशेंट है तो वक्त के साथ साथ ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करें कि लेवल्स कम ज़्यादा हो रहा है। अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो मतलब ये माइकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट है, सही हो गया। सीकेएमबी जो है क्रिएटिन काइनेज वाला जो एंजाइम के टेस्ट है वो लेस कॉमनली यूज होते हैं। वो 4 to 8 आवर्स आफ्टर इंजरी जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, 1 डे में ही पीक में पहुंचते हैं और 2 to 3 डेज में ही खत्म हो जाते हैं, नॉर्मल पे आ जाते हैं। अच्छा, तो 24 आवर्स के बाद या 1 डे के बाद जब आप चेक करते हैं 36 आवर्स के अंदर अंदर, तो इसमें ये सेंसिटिविटी इसकी 95% है, मतलब ये 95% पॉजिटिव रिजल्ट शो कर लेता है। 100% पेशेंट्स उनमें 95 में ये सही रूल इन कर देता है कि इसको यही मसला है, सही हो गया। तो हर 8 आवर्स बाद ये चेक करते हैं। इसके अलावा किसी को रिकरेंट इन्फार्क्शन एक बार फिर से हुई है तो उसके लिए ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट है सीकेएमबी। ये इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, ये बता रहे फर्स्ट डे पे देखे ये भी पीक पे पहुंचा हुआ है, सीकेएमबी ट्रोपोनिन भी जो है ब्लड में पीक पे पहुंचा हुआ है, फिर ये वक्त के साथ साथ कम होता है। 10 डे के करीब जब पहुंचता है तो बिल्कुल नॉर्मल बेसलाइन पे आ जाता है। और ये जो है सीकेएमबी तकरीबन 4 डे तक इन्होंने इधर लिखा हुआ है कि ये वापस नॉर्मल पे आ जाता है, नॉर्मल बेसलाइन पे। अगर ये जो एम आई थ्रेशोल्ड है इससे ज़्यादा ये लेवल हो जाए तो बस ये कंसिडर कर सकते हैं कि माइकार्डियल इन्फार्क्शन हुई है। तो अच्छा, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? माइकार्डियल इन्फार्क्शन का पेशेंट आपके पास आ गया, सबसे पहले हॉस्पिटल जैसे ही आएगा तो उसको आप सीसीयू में एडमिट कर देंगे, आईवी एक्सेस, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं पेन की वजह से। अच्छा, तो दो किस्म की ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, या तो मेडिकेशंस आप दे सकते हैं या आप सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं। मेडिकेशंस में जो है आप उसको एस्पिरिन, साथ ही साथ प्लेटलेट इनहिबिटर्स हो गए, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, एस इनहिबिटर्स हो गए, स्टेटिन्स दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, नाइट्रेट्स वेसोडाइलेशन के लिए, मॉर्फिन पेन के लिए, विनोडाइलेशन भी कॉज करता है, साथ ही साथ हेपेरिन ब्लड थिनिंग के लिए, सही हो गया।
तो ये आप मेडिकेशन दे सकते हैं, हर एक का लिखा हुआ है कि इसका क्या रोल है इसमें। इसके बाद जो है सर्जरी की तरफ अगर आए तो सर्जरी रिवास्कुलराइजेशन सर्जरी होती है। ये वैसे करनी सारे पेशेंट्स में चाहिए, इन्होंने जो बात लिखी हुई है। और जैसे ही हार्ट अटैक का पेशेंट है 90 मिनट्स के अंदर अंदर करें तो बहुत इसके बेनिफिट्स होते हैं। ठीक हो गया। इसमें कौन कौन सी सर्जरी के ऑप्शंस हो सकते हैं? एक तो थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं, पीसीआई परक्यूटेनियस इंटरवेंशन, या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ठीक है। इसके अलावा जो कैबिज है ये बहुत ही इमरजेंसी केसेस में जो है ये किया जाता है। ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी। सही हो गया। अगर उसे कॉम्प्लिकेशंस एक्यूट एमआई है, कार्डियोजेनिक शॉक है, या लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज हो रहे हैं, या पीसीआई फेल कर जाए, तो इसमें ये ज़्यादातर कैपिच करते हैं। ट्रीटमेंट के बाद जो है ना, अगर सर्जरी हो या सर्जरी ना भी हो तो रिहेबिलिटेशन उसके बाद होती है, कार्डिक रिहेबिलिटेशन। ठीक है। एक्सरसाइजेज होती है इसमें रिस्क फैक्टर के रिडक्शन के लिए। अच्छा, एक पेशेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के साथ एक्यूट स्टेज में आ गया, एक्यूट एमआई के साथ, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती है। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? सबसे पहले तो पंप फेलियर। पंप फेलियर है कि हार्ट पंप कर नहीं सकता ब्लड, जिसकी वजह से कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर जो है पंप फेलियर है। ठीक है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है इन हॉस्पिटल मोर्टेलिटी की। अच्छा, अगर माइल्ड है, माइल्ड हार्ट ये है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, तो उसमें जो है एस इनहिबिटर्स और मेडिकेशंस काम कर सकती है। लेकिन अगर सवेयर है तो कार्डियोजेनिक शॉक को लीड कर सकता है। तो इसमें जो है इन्वेसिव हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग की जाती है, और साथ ही साथ आइनोट्रोप दे सकते हैं या डिवाइसेस दे सकते हैं। सही हो गया। इसके बाद जो है सेकंड कॉम्प्लिकेशन जो कि आ सकती है वो है एरिथमियाज। कौन कौन सी एरिथमियाज आ सकती है? प्री मेंच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस, एट्रियल फिब्रिलेशंस और वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, ये सब इसमें आ सकती है। इसके अलावा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी आ सकती है, एक्सेलरेटेड एडियो वेंट्रिकुलर रिदम, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, साइनस टैकिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया, एसिस्टली, एवी ब्लॉक, ये जो है सारी इसमें क्या आ सकती है? एरिथमियास। तो ये सेकंड कॉम्प्लिकेशन थी एरिथमियास की। इसके बाद रिकरेंट इन्फार्क्शन। रिकरेंट इन्फार्क्शन मतलब फिर से इन्फार्क्शन होगी। एक ऑलरेडी एक जगह हार्ट में डैमेज हो गई, या तो वो जगह और ज़्यादा डैमेज हो जाए तो उसको रिकरेंट इन्फार्क्शन कह सकते हैं, या कोई और नई जगह हार्ट में इन्वॉल्व हो जाए तो इसको रिकरेंट इन्फार्क्शन कहते हैं। सही हो गया। तो इसमें मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाती है, डेथ रेट इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा डायग्नोसिस इसकी डिफिकल्ट होती है। क्यों? अभी अभी आपका एक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेशेंट आया है जिसमें उसका हार्ट मसल्स डैमेज हो गया, तो उसके लिए हम टेस्ट कौन से कराते हैं? ईसीजी। ईसीजी में तो ऑलरेडी हमारे पास एसटी एलिवेशन या डिप्रेशन आ गई। इसके अलावा हमने इंजाइम्स चेक करने थे, इंजाइम्स उसके एलिवेट हो गए। सही है। वो कितने दिनों तक? ट्रोपोनिन जो है वो 5 to 14 days तक एलिवेट रहता है, जबकि जो दूसरा था सी के एम बी, वो जल्दी नॉर्मल वैल्यूज पे वापस आ जाता था। तो इसकी डायग्नोसिस इसलिए मुश्किल होती है कि एंजाइम्स भी ऑलरेडी एलिवेट होते हैं एक्यूट स्टेज में। तो सीकेएम भी मैंने बताया था कि वो रिकरेंट इन्फार्क्शन वाले केसेस में ज़्यादा बेहतर रहता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी अपने नॉर्मल स्टेज पे वापस आ जाते हैं। तो फिर से अगर बाद में हम लोग थोड़ी जब उस नॉर्मल स्टेज पे आ जाए उसके बाद अगर ये फिर से टेस्ट करें तो अगर फिर से एलिवेट हुए तो मतलब रिकरेंट इन्फार्क्शन हुई है। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वही प्रीवियस मेडिकल थेरेपी होगी। साथ ही साथ हम लोग पीसीआई भी कर सकते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन या थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, हार्ट की अपनी कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, जैसे कि फ्री वॉल रप्चर हो सकती है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो रप्चर हो सकता है, पेपिलरी मसल जो है वो रप्चर हो सकते हैं, वेंट्रिकुलर स्यूडो एन्यूरिज्म हो सकती है, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म हो सकती है, एक्यूट पेरिकार्डिटिस हो सकता है। इसके अलावा ड्रेसलर सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम है जिसमें काफ़ी कंडीशंस एक साथ आ सकती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद। तो कॉम्प्लिकेशंस में हमने 4 कॉम्प्लिकेशंस पढ़ ली कि कौन कौन सी हो सकती है। इसके अलावा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी हमने देख ली।